अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम लोग समरी करते हैं हर चैप्टर की। आज हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक, जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आ जाता है उसकी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और समरीज़ की तरफ, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले इसमें आपको मालूम है कि फ़ोटोसिंथेसिस था, यानी लाइट की मदद से किसी चीज़ की सिंथेसिस करना। सिंथेसिस किस चीज़ की? हमारे पास फूड की, ठीक है। यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाते हैं, या रॉ मटेरियल और सनलाइट की मदद से हम लोग फूड बनाते हैं, प्लांट जो फूड बनाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसके दो पार्ट्स थे जो हमने पढ़े थे, एक लाइट रिएक्शन है जो कि ग्रेना में होता है, और दूसरा डार्क रिएक्शन है जो कि स्ट्रोमा में होता है, सही है। या डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं और C3 साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंटली याद रखने का है कि आपके पास जो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में हो रहा है, ये पूछा जाता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। ये दोनों किसका पार्ट होते हैं? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का। अब लाइट रिएक्शन कौन सा होता है? ये लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसकी लाइट में, ये कब होता है? जब हमारे पास लाइट रिक्वायर होती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट जो है आपके पास कैरियर से पास होते हैं, और वहाँ पे उनकी एनर्जी, पहले एनर्जी जो है वो कैरी करते हैं, फिर वो जैसे जैसे दूसरे कैरियर्स के पास से गुजरते हैं तो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, फिर एक पॉइंट पे वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, लाइट रिएक्शन के दो फेजेस होते हैं, एक को कहते हैं नॉन साइक्लिक। इसका मतलब ये है कि जिसमें कंपोनेंट जो है वो वापस जो है अपनी जिस लोकेशन से निकला है, मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स को कहता हूँ तो वो वापस अपने उस लोकेशन पे नहीं जाते। इस प्रोसेस के थ्रू एक एटीपी का मॉलिक्यूल और एक NADH2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर हम लोग साइक्लिस की बात करें तो साइक्लिस के अंदर सिर्फ एक एटीपी प्रोड्यूस होती है। आप इन कंपोनेंट्स को याद रखिएगा। अच्छा, इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हम समरी कर रहे हैं, हमने बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि हम MD-CAT के लिए याद रख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं किसमें? डार्क साइकिल में, ठीक है। यानी अभी मैंने यहाँ पे ये पढ़ाया आपको, यानी आपके पास जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो किस रिएक्शन के उसमें यूज़ होता है? हमारे पास डार्क साइकिल्स में वो कंज्यूम होता है, यूज़ होता है, जिसमें एटीपी और NADH है। यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं कि आपके पास एक फ़ोटो सिस्टम होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट्स होते हैं, तो ये पहले आपके पास फियोफाइटिन के पास जाते हैं, फिर प्लास्टोक्यूनिन के पास, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। फिर साइटोक्रोम बी जो होता है, B6, ये कम्प्लेक्स होता है। यहाँ से जब साइटोक्रोम F की तरफ जाता है तो हमारे पास एक एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम जो है वहाँ से ये फोटो सिस्टम 1 में जाते हैं, और फोटो सिस्टम 1 से ये आपके पास फर्दर मूव करता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करके जो है वो पास आउट हो जाते हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस में देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ, और यहाँ से जो है यहाँ तक अगर हम लोग कहते हैं ये मौजूद है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गए थे वो वापस इस लोकेशन पे नहीं है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक या Z स्कीम भी कहा जाता है। अब मैंने जो अभी फ़ोटो सिस्टम की बात की, तो फ़ोटो सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? ये एक रीजन होता है जहाँ पे बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्या मतलब? ऐसे स्ट्रक्चर जो कि लाइट को रिसीव करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम। यानी मैंने कहा ये बहुत से पिगमेंट्स हैं और इनका क्लस्टर जो है जो कि लाइट को रिसीव करने में हेल्प कर रहा होता है, उसे हम लोग फोटो सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास जो प्लांट्स के अंदर दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, जो 700 नैनोमीटर लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास सिस्टम फोटो सिस्टम 2 होता है, जिसे P680 कहते हैं। यानी ये 680 की, मतलब अगर हम लोग ये कहें कि इतनी लाइट, इस रेंज की वेवलेंथ की लाइट्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, और ये इस वेव की लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, या इस लाइट पे ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब है लाइट की मौजूदगी में हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस। वन फोटो सिस्टम 1 रिक्वायर्ड, ठीक है। साइक्लिक के अंदर जो मैंने अभी बताया था उसमें सिर्फ एक फोटो सिस्टम रिक्वायर होता है, जिसे फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। जबकि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं डार्क साइकिल, ये स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है और लाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? आपके पास स्ट्रोमा में। अच्छा,
अब एक आपके पास डार्क साइकिल को स्टार्ट करने के लिए हमें तकरीबन 9 एटीपीज और 6 एनएडीएच के मॉलिक्यूल और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं। एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 2 हमारे पास डार्क साइकिल अकर करते हैं। फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डार्क साइकिल में, वो कौन सा होता है? हमारे पास रुबिस्को होता है। ये मोस्ट कॉमन एंजाइम भी आ जाता है। यहाँ पे इसका एक ग्राफ्स है, अगर आप देखें तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आते हैं और राइबोलोज बायफॉस्फेट 5 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास पहले एक 6C कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि स्प्लिट हो जाता है दो में, एक 3 फास्फोग्लिसरेट में जो 3 कार्बन होता है। यानी आपके पास 5 यहाँ से कार्बन के मॉलिक्यूल थे, एक ये था, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनना चाहिए था, कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन वो स्प्लिट हो जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है? एक 3 कार्बन का कंपाउंड। यहाँ पे फिर इसके बाद 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेट बनता है और यहाँ पे 6 एटीपी की जो होती है वो प्रोडक्शन होती है। ये जस्ट जनरल इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक साइकिल पे बहुत टाइम लगता है और जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ये जस्ट समरी के लिए दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे 1,3 डाईफास्फोग्लिसरेट बनता है और उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो एनएडीएच की यहाँ पे भी सिंथेसिस होती है। फिर यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है 1,3 से ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ से फिर क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है, एक मॉलिक्यूल उनका बाहर निकलता है जो कि हमारे पास ग्लूकोज बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है, और 3 ग्लिसरल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फर्दर जाते हैं राइबोलोज बायफॉस्फेट में और दोबारा उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मैं जनरल समरी बता रहा हूँ कौन सा सीक्वेंस आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है रुबिस्को, राइबोलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या है? इसके बारे में सबसे पहले बात करें, एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किसमें? नेचर में। ये पाया कहाँ जाता है? मीजोफिल सेल जो होते हैं C3 प्लांट्स में, वहाँ पे पाया जाता है, और बंडल शीट सेल जो होते हैं C4 प्लांट्स में, वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपके पास मीजोफिल सेल जो हैं C3 प्लांट्स के, जिनका पहला कंपोनेंट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है आपके साइकिल्स के अंदर, और यहाँ पे 4 कार्बन वालों में ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बंडल शीट सेल में। तो अगर हम लोग बात करते हैं, रुबिस्को जो होता है वो फाउंड करता है बोथ C3 एंड C4 प्लांट में, बट लेकिन पेप्को एक एंजाइम होता है जो सिर्फ मीजोफिल सेल्स होते हैं C4 प्लांट्स में, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, आपने जब वो साइकिल्स पढ़े होंगे तो आपको ये दोनों जो है वो ऑलरेडी पता होंगे। अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो मैं इस पे एक और सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा जिसमें एक एक टॉपिक को फर्दर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा, तो आप उस वक्त भी वहाँ पे भी ये वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, रुबिस्को जो होता है वो डुअल इन नेचर होता है। ये ऑक्सीजनेज भी होता है और साथ में कार्बोक्सिलेट भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंसनट्रेशन पे। किस पे? कंसनट्रेशन पे। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे इसके नेम के अंदर ये चीज़ें शो हो रही हैं कि ये ये कार्बोक्सिलेज है, मतलब आपके पास ये कार्बोक्सिलेज भी है और आपके पास ऑक्सीजनेज भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग पेप्को की बात करते हैं, सॉरी मैंने अभी पेप्को का थोड़ा सा आपको बताया भी था, एक सेकेंड। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स के अंदर जो होता है C4 प्लांट में पाया जाता है, और ये इसकी नेचर क्या है? कार्बोक्सिलेज नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास थे। एक पाथवेज की डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पे थोड़े से ब्लर हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। सॉरी, अच्छा, ये जो कुछ पीछे जो छोड़ा है वो ब्लर है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, तो आप इस काइंडली इस चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा। अभी हम चलें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन है। अब होता क्या है, एक हार्ट इन्वायरमेंट में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं? ताकि वो ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो कम कर सकें। इसी वजह से क्या होता है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंटर होना, इसी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं हो सकता लीव्स के अंदर, सो और ना आपके पास ऑक्सीजन रिलीज होती है। मैंने क्या कहा, हार्ट एनवायरनमेंट में क्या हुआ, स्टोमेटा क्लोज हुए और रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो स्लो करने के लिए क्लोज हुए थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं हो सका और O2 रिलीज नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन वो ज़्यादा हो जाती है और कार्बन की कम हो जाती है। तब रुबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। ठीक है,
यहाँ पे नीचे इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस हुआ हुआ है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि फाउंड वो कहाँ पे होते हैं, फोटोसिस्टम जो होता है ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ये मैंने अभी बताया था पिगमेंट्स क्या चीज़ होते हैं जो कि लाइट को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये वही पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिस्टम के अंदर क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। अब फोटोसिस्टम्स की टाइप में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्लोरोफिल ए आ जाता है, क्लोरोफिल बी, ये उनका जो है उनके स्ट्रक्चर की कंपोजिशंस हैं कि किन किन ची कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, बायोमोलिक्यूल से अगर हम लोग कह सकते हैं, सॉरी किन किन मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। तो ये आपके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी आ जाता है, जिसमें सबसे कॉमन जो होता है आपके पास क्लोरोफिल ए होता है। अच्छा, क्लोरोफिल के पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें, एक उसका हेड होता है जिसके अंदर एक पुरफाइन रिंग होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जिसके सेंट्रल में मैग्नीशियम होता है और ये एक पोलर पार्ट होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। जबकि टेल जो होती है वो फाइटोल होती है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ये नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपके पास क्लोरोफिल के कौन कौन से पार्ट हाइड्रोफोबिक हैं और कौन कौन से हाइड्रोफिलिक हैं, ये क्योंकि पूछे जाते हैं आपके पास फिर MCQs में। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल ए में, मिथाइल ग्रुप जो होता है अटैच हुआ हुआ होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। जबकि क्लोरोफिल बी में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो किस में अटैच्ड है, वो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में। जबकि क्लोरोफिल बी में कौन सा ग्रुप अटैच है, वो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो अटैच हुआ हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की, तो इसमें पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे अकर करती है, आपके पास साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। दूसरा स्टेप होता है लिंक रिएक्शन, ये कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, वहाँ पे अकर कर रही होती है। तीसरा स्टेप आपके पास आता है क्रेब्स साइकिल, ये कहाँ पे होती है, ये भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप अगर हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये कहाँ पे मौजूद होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। कहाँ पे मौजूद होती है, ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे ये मौजूद होती है। अब जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, उसमें एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, दो लिंक रिएक्शंस होते हैं और दो क्रिब्स साइकिल होते हैं और 12 मरतबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद अगर हम लोग ब्रेकडाउन की बात करते हैं ग्लूकोज की, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे आ गया, जनरल हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड के। इसमें टोटल ATPs कितनी प्रोड्यूस होती हैं, 4। इसमें यूज़ कितनी होती हैं, 2 ATPs। और इसमें नेट गेन कितना है, 2 ATPs का। H2 के वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और NAD के कितने मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं, 2 NAD के मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर 2 NADH2 में हो जाते हैं। ये इसकी एक प्रोडक्ट्स है हमारे पास, किसके, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के नीचे थोड़ी सी डायग्राम भी है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, वो फिर कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। ये फेस जो होता है इसे हम लोग कह सकते हैं इसका जिसके अंदर हमारे पास ATPs जो होती हैं वो कंज्यूम हो रही होती हैं इतने पार्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, ये एल्डोलेजेस एंजाइम की मदद से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये भी फर्दर बाजुकत के ये भी फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ये बायफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर फॉस्फोग्लिसरेट के बाद हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है और लास्ट में हमारे पास पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि ये वाला साइकिल भी साथ में चल रहा होता है। सॉरी। अच्छा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि पायरुवेट जो कि प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, वो किस में इंटर हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इसमें हेल्प करती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरुवेट ट्रांसलोकेस, ठीक है। दोबारा मैं अगर ये बात बताऊं कि पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स किधर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरुवेट ट्रांसलोकेस। अच्छा, अब लिंक रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। लिंक रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि जिसमें हम पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसमें पायरुवेट का ये मॉलिक्यूल है और आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम में, इसमें हमारे पास कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 NADH के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं और यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं।
अब लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 2 लिंक रिएक्शंस में, 1 इन ईच लिंक रिएक्शन, 2 NADH के मॉलिक्यूल, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल। हर एक कोएंजाइम इंटर हो जाता है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। यहाँ नीचे क्रेब्स साइकिल की डायग्राम है, जिसमें हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम बाइंड करता है किसके साथ? ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। ये क्या बनाते हैं? सिट्रेट। सिट्रेट फिर क्या बनाता है? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से हमारे पास अल्फा कीटोग्लिसरेट बनता है, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर हमारे पास सक्सिनेट बनता है, फिर फ्यूमेरेट, फिर मेलेट और आपके पास ऑक्जेलो एसीटेट। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो हर क्रेब्स साइकिल में अगर हम लोग बात करते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस एटीपीज वो एक है, फिर NADH होता है जिसकी वजह से 3 एटीपीज बनती हैं, फिर FADH की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और CO2 के हमारे पास 2। अगर टोटल की बात करें तो हमारे पास 12 एटीपीज बनती हैं। ठीक है, NADH के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए 9 हो गए, और FADH के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए 2 हो गए, 12 मॉलिक्यूल। अगर हम लोग बात करते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के करीब कंप्लीटली ब्रेक डाउन करें तो कितने NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं? 10। 2 ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं, 2 लिंक रिएक्शंस में होते हैं, 2 लिंक रिएक्शंस में होते हैं, और 6 क्रिब्स साइकिल्स में होते हैं। 6 2 एंड 4 2 इज इक्वल टू 10। हर NADH का मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है वो 2 एटीपी बनाता है, लेकिन जो लिंक रिएक्शंस और क्रिब्स साइकिल्स में प्रोड्यूस होते हैं वो आपके पास 3 एटीपीज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। सो टोटल एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम द NADH इज 28 एटीपी। यहाँ पे आपके पास 28 एटीपीज जो होती हैं वो हमारे पास 10 NADH के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस में 4 हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, इसी तरह लिंक रिएक्शन में 6 है और क्रिब्स साइकिल में 18 है, तो ये टोटल मिला के हमारे पास 28 हो गए। अब FADH के मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, तो इनकी कितनी एटीपीज प्रोड्यूस हो गई? 4 एटीपीज प्रोड्यूस हो गई। 2 एटीपी प्रोड्यूस इन 2 क्रिब्स साइकिल डायरेक्टली विच इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो एटीपीज डायरेक्टली एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। फिर हम लोग कहें कि 2 एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? ग्लाइकोलाइसिस में। सो टोटल एटीपी प्रोड्यूस आफ्टर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज 36 एटीपी। यानी अभी मैंने ऊपर से ये आपको सारा हिसाब यहाँ पे बता दिया। अगर हम लोग फिर बात करते हैं NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस जो होते हैं ATC को यूज़ करने के बाद, वो एक FADH जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से प्रोड्यूस होता है, ATPs प्रोड्यूस करता है, और एक NADH भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पास आउट करना पड़ता है। तो टोटल FADH और NADH से कितने प्रोड्यूस होते हैं? 12। सो 12 ATC अकर्स फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो होते हैं 6 होते हैं एक ग्लूकोज के लिए, 2 लिंक रिएक्शन में होते हैं, और आपके पास 4 जो होते हैं वो क्रिब्स साइकिल्स में होते हैं। फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होती है? एटीपी की प्रोडक्शन ETC के दौरान ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाती है। सबस्ट्रेट लेवल क्या होती है? एटीपी की प्रोडक्शन क्रिब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। और फोटोफास्फोराइलेशन ये होती है कि एटीपी की प्रोडक्शन किसमें? लाइट रिएक्शन में। तो ये हमारे पास एक टोटल समरी थी हमारे इस चैप्टर की। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। काइंडली इस चैनल के साथ जुड़े रहें कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।